कक्षा दसम के मेरे प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। हम लोग लखनवी अंदाज पाठ पढ़ रहे थे, जिसके लेखक हैं यशपाल। कौन है? यशपाल। हम लोगों ने पिछली कक्षाओं में यशपाल के संबंध में जाना और हम लोगों ने पाठ को पढ़ना प्रारंभ कर दिया था और शुक्रिया, काबिला, शौक फरमाइए, यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज मैं इसके आगे आपको पढ़ा रहा हूँ। नवाब साहब ने फिर एक पल खिड़की से बाहर देखकर गौर किया और दृढ़ निश्चय से खीरों के नीचे रखा तौलिया झाड़कर सामने बिछा लिया। अर्थात उन्होंने जो खीरे के नीचे तौलिया रखी थी उसको झाड़ा और वहाँ बिछा लिया। सीट के नीचे से लोटा उठाकर दोनों खीरों को खिड़की के बाहर से धोया और तौलिए से पोंछ लिया। जेब से चाकू निकाला, दोनों खीरों के सिर काटे और उन्हें गोद कर झाग निकाला। फिर खीरे को बहुत एहतियात से छीलकर फाकों को करीने से तौलिए पर सजाते गए, यानी बड़े ही सुंदर तरीके से तौलिए पे उन्होंने खीरों को काटकर सजा दिया। लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं। ग्राहक के लिए जीरा, मिला नमक और पिसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया भी हाजिर कर देते हैं। यानी खीरे को लजीज और लज्जतदार बनाकर खाने का तरीका कौन जानते हैं? लखनऊ के स्टेशन पर खीरा बेचने वाले। वे क्या देते हैं खीरे के साथ? जीरा, मिला नमक और लाल मिर्च का पाउडर, वो उसकी पुड़िया बनाकर दे देते हैं ताकि खीरा थोड़ा स्वादिष्ट हो जाए। नवाब साहब ने बहुत करीने से खीरे की फाकों पर जीरा, मिला नमक और लाल मिर्च की सुर्खी बुरक दी, यानी उस पर छिड़क दिया। उनकी प्रत्येक भाव भंगिमा और जबड़ों के स्फुरन से स्पष्ट था कि उस क्रिया से उनका मुंह खीरे के रसास्वादन की कल्पना से प्लावित हो रहा था। मेरा भी मुंह प्लावित हो रहा है, अर्थात मुंह में पानी आ जा रहा है। क्या? वह सोचकर। तो सोचिए, नवाब साहब तो खीरों को खाने के लिए ही काट कर उसे सजा रहे थे, तो उनके मुंह में पानी आना भी कोई ऐसी बात नहीं है, वो सामान्य सी बात है। तो उनका मुंह प्लावित हो रहा था, नहीं खीरे के स्वाद की कल्पना मात्र से ही उनके मुंह में पानी आ रहा था। हम कनखियों से देखकर सोच रहे थे, मैं तिरछी नज़रों से देखकर उन्हें सोच रहा था। क्या? मियाँ रईस बनते हैं, यानी वो अपने आप को क्या दिखा रहे हैं? रईस दिखा रहे हैं, लेकिन लोगों की नज़रों से बच सकने के ख्याल में अपनी असलियत पर उतर रहे हैं। यानी अब वो अपनी असलियत पर उतर रहे हैं। कौन? नवाब साहब। नवाब साहब ने फिर एक बार हमारी ओर देख लिया। वल्लाह, शौक कीजिए, लखनऊ का बालम खीरा है। यानी वो उनको पूछ रहे हैं, किसको? नवाब साहब लेखक से पूछ रहे हैं कि आप शौक फरमाइए, यानी आप खाएंगे। नमक मिर्च छिड़क दिए जाने से ताज़े खीरे की पनियाती फाके देखकर पानी मुंह में जरूर आ रहा था, लेकिन इनकार कर चुके थे। आत्मसम्मान निभाना ही उचित समझा। उत्तर दिया, शुक्रिया, इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही, मैदा भी जरा कमज़ोर है। किबला, शौक फरमाइए। यानी उन्होंने पहले ही मना कर दिया था खीरा खाने से, इसलिए अब अपने सम्मान की रक्षा के लिए वह क्या कर रहे हैं? दोबारा पूछे जाने पर मना कर देते हैं। लेकिन उनके मुंह में भी तो पानी आ रहा था खीरे की फाकों को देखकर, लेकिन सम्मान बड़ा है। नवाब साहब ने सतृष्ण आँखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फाकों की ओर देखा। फाकों को खिड़की के बाहर देखकर दीर्घ निश्वास लिया
खीरे के एक फाँक उठाकर होठों तक ले गए, फाँक को सूंघा, स्वाद के आनंद में पलकें मुद गई, मुंह में पानी भर आया, पानी का घूंट गले से उतर गया। तब अब नवाब साहब ने फाँक को खिड़की के बाहर छोड़ दिया, यानी फेंक दिया। नवाब साहब खीरे की फाँकों को नाक के पास ले जाकर वासना से रसास्वादन कर खिड़की के बाहर फेंकते गए। उन्होंने क्या किया? खीरों को उठाया नवाब साहब ने, उनको सूंघा और उनको खिड़की के बाहर फेंक दिया। नवाब साहब ने खीरे की सब फाँकों को खिड़की के बाहर फेंककर तौलिए से हाथ और होठ पोंछ लिए और गर्व से गुलाबी आंखों से हमारी ओर देख लिया, मानो कह रहे हों यह है खानदानी रईसों का तरीका। अब आपको समझ में आ गया होगा कि वो क्यों ऐसा कर रहे हैं। वे यह दिखाना चाहते थे, उन्होंने पहले ही कह दिया था, क्या लेखक क्या कहते हैं कि खीरा क्या है? मामूली चीज़ है, और इसलिए वह पहले ही, अब देख रहे हैं कि लेखक सामने बैठे हैं, उन्होंने पूछे जाने पर भी मना कर दिया। इतना गुमान, एक साधारण सा व्यक्ति नवाब साहब को मना कर दे और वो उसके सामने बैठकर तुच्छ सा खीरा खाए, ये उनके सम्मान के लिए कहीं भी नहीं उपयुक्त ठहरता। इसलिए उन्होंने क्या किया? खीरे को सूंघा और सूंघकर खिड़की के बाहर फेंक दिया और उनको लेखक को यह दिखाया कि हम खानदानी रईसों का यही तरीका है। नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थककर लेट गए। यानी सोचिए कितनी बड़ी तैयारी उन्होंने की थी। हमें तस्लीम में, सम्मान में सिर खम कर लेना पड़ा। यह है खानदानी तहजीब, नफासत और नजाकत, यानी यह है खानदानी लोगों का बनावटी और दिखावेपूर्ण जीवन शैली। हम गौर कर रहे थे, खीरा इस्तेमाल करने के इस तरीके को खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का सूक्ष्म, नफीस या एब्स्ट्रैक्ट तरीका ज़रूर कहा जा सकता, परंतु यह ऐसे तरीके से उदर की तृप्ति भी हो सकती है। यानी इस तरीके से क्या पेट भी भर सकता है? सूंघ कर क्या पेट भर सकता है? यह लेखक सोच रहे हैं। नवाब साहब की ओर से भरे पेट के ऊंचे डकार का शब्द सुनाई दिया और नवाब साहब ने हमारी ओर देखकर कह दिया, खीरा लजीज होता है लेकिन होता शकील है, यानी भारी होता है, नामुराद मैदे पर बोझ डाल देता है। यानी वह क्या करता है? पचने में भारी होता है, इसलिए पाचन क्रिया पर बोझ डालता है। ज्ञान चक्षु खुल गए, पहचाना ये है नई कहानी के लेखक। खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर जाने का डकार आ सकता है तो बिना विचार घटना और पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी नहीं बन सकती। महत्वपूर्ण लाइन है, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। लेखक क्या कह रहे हैं कि किसी घटना का ऐसा वर्णन जो किसी विश्लेषण के कारण संकेत करती है। घटना कैसे घटी, अर्थात घटना, कहानी लिखने के लिए घटना होनी चाहिए। घटना कैसे घटी, क्या कारण थे, उसका क्या परिणाम हुआ, यह सब जानने की जिज्ञासा मन में बनी रहती है और घटना बिना कारण के नहीं होती। यानी कोई भी घटना जो घटती है वह बिना किसी कारण के नहीं घटती। अतः बिना पात्र के कहानी तथा बिना घटना के कहानी कैसे संभव हो सकती है? घटना के बिना विचार कैसे? अतः लेखक का मानना है कि बिना विचार, बिना घटना और बिना पात्रों के कहानी नहीं लिखी जा सकती। यह पूर्णतः सत्य है। अतः उनका विचार हमारे विचारों से क्या होता है? अनुकूल है। तो इस लाइन को अंडरलाइन कर लीजिएगा। यह बड़ा ही महत्वपूर्ण लाइन है और यह आपके प्रश्न में दिया हुआ है, प्रश्न संख्या 3।
आप लोग इसके प्रश्नों का उत्तर लिखकर ई पोर्टल पर अपलोड कर दीजिएगा, मैं वहाँ चेक कर दूँगा। तो मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।